हम बात कर रहे थे शोध के कल हम कि डेस्क्रिप्टिव रिसर्च किसे कहते हैं और हम इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं और इसके अलग अलग लक्षण क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि कौन से शोध हमें किस समय किस तरह के शोध को हम इस जगह पर हम करते हैं। इसको हम फिर हमने बात किया था हमने कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम कैसे करते हैं, इसको हम अन्वेषी अनुसंधान भी कहते हैं और इसके बारे में हमने अच्छे से सब विस्तार से हमें समझे थे। आज हम बात करेंगे कि प्रायोगिक अनुसंधान किसे कहते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम कैसे करते हैं। तो प्रायोगिक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने देखा था इसमें कि जब हमने कल बात किया था कि एक्सप्लोरेटरी में कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखनी पड़ती है। इसके ऊपर कुछ की फैक्ट्स को आप नोट कर लीजिएगा कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ए प्रॉब्लम दैट हैज़ नॉट बीन स्टडीड और थॉरली इन्वेस्टिगेटेड इन द पास्ट। मतलब पहले जिसके ऊपर बहुत विस्तार से कोई काम नहीं किया गया है, एक्सप्लोर नहीं किया गया है, उस पर हम काम करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, उसको और ज़्यादा समझने के लिए। अगर इस पर पहले से कोई अगर काम किया गया है पहले, तो उस पर हम कोई और शोध करते हैं। ऐसे शोध जिस पर पहले काम नहीं किया गया है उसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं इसको, यानी कि इसको हम कहते हैं अन्वेषी अनुसंधान, जो अन्वेषण करते हैं। जब आपको क्वेश्चन जब आपको दिया जाएगा क्वेश्चंस को, तो आप ये सोचो उसमें कि क्या इस पे जो हमें बताया गया प्रश्न में, क्या उसमें पहले बहुत सारा काम किया जा चुका है। अगर नहीं तो फिर आप क्या बोलोगे, वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसमें हम इसे लागू होगा। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टाइप ऑफ रिसर्च इज यूजुअली कंडक्टेड टू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द existing problems but usually doesn't lead to a conclusive result। मतलब क्या हुआ कि हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यानी कि जो अन्वेषी अनुसंधान होते हैं, अन्वेषी अनुसंधान ये एक विशेष तरह की आपका रिसर्च का टाइप होती है जो कब हम करते हैं, किसी समस्या को, जो एक समस्या हमारे सामने है, उस समस्या को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कोविड एक समस्या है, उसको और बेहतर समझने के लिए हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो कोविड के जितने बारे में जितने हम जानकारी इकट्ठा हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नया चीज़ था, उसके बारे में पहले ज़्यादा स्टडी हुई नहीं थी। तो ये जो शोध होती है कोविड का शोध, इसमें क्या की जाएंगे, इसमें हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे, यानी कि हम इसको अन्वेषण करेंगे। किसका कहा जाएगा, ये अन्वेषी अनुसंधान कहेंगे कि प्रॉब्लम्स को पहले जिसके ऊपर कोई काम ज़्यादा नहीं हुआ है, जिसके ऊपर कोई एक कंक्लूजिंग रिजल्ट दे दे। जब आप इसको एक्सप्लोर करते हो तब बहुत चीज़ों पे आप अध्ययन करते हो, स्टडी करते हो, लेकिन वो कोई एक कंक्लूजन पे नहीं लेके वो जाता नहीं है। एक आपका निर्णय पे हम पहुंचते नहीं है, हम खाली एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। फिर आपका क्या लक्षण होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज द प्रिलिमिनरी रिसर्च टू क्लैरिफाई द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम सेज टू बी सॉल्व। ये क्या करता है कि किसी समस्या का एग्जैक्ट नेचर का बताता है जिसको सॉल्व करनी है। इसको इसलिए हम सारे ऑप्शन को क्या करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। द गोल ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज टू फॉर्मुलेट प्रॉब्लम सेज, क्लैरिफाई कंसेप्ट एंड फॉर्म हाइपोथेसिस। गोल जो होती है, लक्ष्य जो होती है एक्सपेरिमेंटल आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की, जिसको हम कहते हैं अन्वेषण करने के लिए, अन्वेषी अनुसंधान की, ताकि किसी समस्या को हम फॉर्मुलेट कर सके, उसको कुछ फॉर्मूले को हम डिराइव कर सके, उसके कंसेप्ट को क्लैरिफाई कर सके और उसके लिए एक हाइपोथेसिस बना सके। जैसे कोविड है, कोविड कैसे होता है, क्यों होता है, लक्षण क्या होता है, कैसे बचाव होती है, इसके ऊपर हमें कुछ पता नहीं था, तो हम क्या करते थे, इसको हम एक्सप्लोर कर रहे थे। तो एक्सप्लोर करके हम नए चीज़ों को हम फॉर्मुलेट कर रहे थे। तो ऐसे जो शोध होंगे, जो कोविड का जितने हम जो स्टडी किए हैं, इसके वैक्सीन बनाने से लेकर के बाकी सब चीज़ें, ये क्या है आपका, ये आपका है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। ख्याल रखेंगे इसमें
कैन एग्जिस्ट एज ए न्यू टॉपिक और न्यू एंगल। फिर आपका अनस्ट्रक्चर्ड स्टडीज, द की फीचर ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज, क्या होती है, ले द फाउंडेशन ऑफ ए रिसर्च टॉपिक और फाइंड्स की फैक्ट्स, मुख्य कारण को वो फाइंड करता है, एंड टारगेट मार्केट ओपिनियन। ये सारे क्या क्या होते हैं आपका, इसके शोध के रूल्स होते हैं, आपका नियम होते हैं। कुछ की फीचर क्या होती है, द इनिशियल फॉर्म ऑफ रिसर्च अराउंड ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। इनिशियल जो शुरुआती जो आपको लक्षण होती है वो ये क्या होती है, पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी के साथ होती है। इसमें जब हम इसको शुरू करते हैं, जैसे मान लो कोविड आया, तो कोविड क्या हुआ, एक पर्टिकुलर फील्ड हुआ, मेडिकल फील्ड हो गया, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसको हम स्टडी को शुरू करते हैं। फिर क्या करते हैं हम, ले द ग्राउंड वर्क अबाउट द स्टडी फॉर फ्यूचर रिसर्च। भविष्य के खोज के लिए, भविष्य के शोध के लिए हम एक ग्राउंड, एक जमीन तैयार करते हैं कि जैसे भी कोविड के लिए इतने सारी चीज़ हम जान चुके हैं, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या क्या इसका हो सकता है ऑप्शन, क्या कैसे इसका हम इलाज कर सकते हैं। इस पर फर्दर और इसके ऊपर स्टडीज हम भविष्य में करेंगे, न्याय लोग करेंगे। तो एक जो नॉलेज हमें पहले था, उस नॉलेज को हमने, जो ज़्यादा नॉलेज जिस पर जितना भी नॉलेज था उसके ऊपर हमने खोज करके नया चीज़ों को हमने स्टैब्लिश किया। इन्वेस्टिगेट एंड, अब जब मान लो कोई अगर आपके पास अगर कोई अगर इंटरव्यू देने जाते हो, या अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है इस तरह के कोविड जैसे कोई केसेस के साथ, अगर बोलते हैं कि इसमें बताइए कि कौन से शोध करने चाहिए, जब आपको कुछ भी नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम इसमें, हम इसको इसमें एक्सप्लोर करने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम करेंगे। इसमें इन्वेस्टिगेट्स एन इशू दैट इज नॉट फुल्ली डिफाइंड। जैसे मान लो जिस समय जब रैगिंग आया, तो रैगिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि रैगिंग एक नई चीज़ थी। तो उस समय उसको जानने के लिए क्या किया गया, एक्सप्लोर किया गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ऐसे जो दहेज प्रथा था, तो दहेज प्रथा पहले इस तरह का नहीं था जैसे कि जो बन गया था बाद में, वो कुछ और था, ऐसे इतने बुरा नहीं था। बाद में बुरा बन गया, कब बन गया, जब उसमें लेन देन होने लगा, जब पैसे का डिमांड होने लगा, तो उसमें दिक्कत क्या आई, तो क्या कोई किसी को अपने मतलब उपहार दे नहीं सकता, तो उपहार देना एक अलग चीज़ होती है, और डिमांड करके दहेज लेना एक अलग चीज़ होती है। तो उसके ऊपर बहुत सारा अध्ययन किया गया। तो जब बताया गया कि जिस समय आप ऐसे डिमांड करके पैसा लेते हो तो बहुत बुरा रूप होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर ऐसे गिफ्ट के तौर पे अगर कुछ देता है, या हम अक्सर एक्सचेंज करते रहते हैं उसको, वो एक अलग परिभाषा बताया गया। जब कोई अपने इच्छा से अपने घर में या अपने परिवार को या अपने ससुराल में या बेटी को या दामाद को कोई अपनी इच्छा से देता है तो वह अलग चीज़ है। लेकिन जब कोई मिठाई लेके जाता है, कोई कुछ लेके जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर जब प्रेशराइज करके डिमांड करके जब लिया जाता है तो ये क्या, इसको क्या माना गया, इस पर शोध किया गया पहले कि कहाँ तक हम कैसे लॉ को बना सकते हैं। लॉ को तो वैसे नहीं बना सकते, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ऐसे मतलब ये आपका समाज में इतने सारा बुराइयाँ कैसे आ गई। तो इनके एक एक पहलू का अध्ययन किया गया। उसके बाद बताया गया कि इसके ऊपर एक निष्कर्ष निकाला गया उसके सारे ऑप्शन के ऊपर। फिर उसके लिए कानून बनाया गया कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों क्या है, आपका कानूनन अपराध है। लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत बना दिया गया, तो उसके ऊपर बहुत सी स्टडीज़ की गई, इसको एक्सप्लोर किया गया सब चीज़ों को। उसी प्रकार से जो रैगिंग है, रैगिंग का एक्सप्लोर किया गया कि रैगिंग की शुरुआत कहाँ से। रैगिंग की शुरुआत क्या, जस्ट आपका सीनियर और जूनियर का इंट्रोडक्शन वगैरह से आपका होता था, लेकिन करते करते वो बिगड़ता गया और रैगिंग एक मतलब गंदे रूप ले लिया गया। तो रैगिंग शब्द के साथ जब उसका सामने आया तो उसका पूरा अध्ययन किया गया और बताया गया कि ये जो है आपका रैगिंग आपका है, किसी भी जगह पर हम नहीं कर सकते, सीनियर्स जूनियर का नहीं कर सकता, और ये आपका अपराध की श्रेणी में ला दिया गया। तो ये क्या कैसे एक दिन में आ गया, नहीं, पहले उसका हर चीज़ को आपको एक्सप्लोर किया गया, स्टडी किया गया। तो उसके बाद जब पता चला कि उसका कारण क्या क्या है, तब आपको दहेज प्रथा हो गया, रैगिंग हो गया, और भी जो चीज़ें हो गई उसको मतलब आपको रोका गया। जैसे मान लो पहले था कि बाल विवाह, तो बाल विवाह का कारण क्या था, उसके आपका दुष्परिणाम क्या था। दुष्परिणाम ये था कि बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते थे, तो उससे क्या होता था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया के मतलब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा जो हो गई थी, उसको रोक कैसे लगाएं। ऐसे और भी चीज़ें थी कि जो माता का जो हेल्थ था वो भी ख़राब होता था, क्योंकि अगर 18 साल से पहले अगर माँ बन जाती थी तो उसको उनके हेल्थ को भी
इश्यू होते थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर पूरा एक्सप्लोर किया गया। करने के बाद उसके बाद उस पर एक समझा गया मेडिकल के एंगल से, मेडिकल साइंस के एंगल से, सब चीज़ों के एंगल से कि क्या होना चाहिए। तो उसके बाद एक एज को परफेक्ट आपका फिक्स किया गया कि इससे कम एज में आप शादी करना कानूनन सही नहीं है। तो ये कब किया गया, जब इसको एक्सप्लोर किया गया। इस तरह से इसको हम इसको हम अप्लाई करते हैं सब जगह पे, कि जब हमारे पास कोई क्वेश्चंस आएंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या ये कौन से शोध पे आएगा। ये जब हम चीज़ों को जब हम एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं, चीज़ों के रीज़न तक, गहराई तक जाते हैं, तो फिर इसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी इसको रिसर्च कहते हैं, या शोध हम कहेंगे इसको। इसी प्रकार से फिर आपको क्योंकि जब आपको कई चीज़ों को जब डिफाइन किया गया दहेज प्रथा में इत्यादि में, तो फिर इसके बारे में भी बहुत सी चीज़ें आई कि हम कितने लेवल तक किसी को किस सीमा तक एक गिफ्ट समझा जाए और किस सीमा तक आपका उसको दहेज समझा जाए। इस सब के ऊपर बहुत सारे आपका वाद विवाद इत्यादि बातें होती गई। उससे क्या होता है, उससे आपका एक फैक्ट निकलती है, इसका आपका एक निष्कर्ष निकलता है। फिर सरकार उसको बनाती है कि नहीं, आप दहेज के रूप में आप नहीं ले सकते कुछ भी, और नहीं कुछ आप दे सकते हो। फिर आपका एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, ये 2 फॉर्म में होती है, वाया अ न्यू टॉपिक और वाया ए न्यू एंगल। एक न्यू टॉपिक मतलब क्या हुआ कि न्यू टॉपिक मतलब जैसे कि कोविड है, एक नया टॉपिक हमारे पास पहले था ही नहीं। और दूसरा क्या, न्यू एंगल। न्यू एंगल मतलब क्या, पहले का ही था लेकिन उसका एक नए दिशा में शोध करना। जैसे मान लो कि पहले क्या था कि कान पकड़ के बच्चे को खड़ा करना, ये एक आपका सजा होती थी, लेकिन उसका नया एंगल क्या है, क्या कान जहाँ पकड़ते हो उस जगह पे आपका क्या है, एक आपका एग्जैक्ट एक आपका पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट को दबाने से क्या होती है कि बुद्धि तेज होती है। ये नया एंगल था। पहले क्या था, सोचता कि हम उसको सजा मिल रही है, लेकिन जब ये पता चला कि उसमें आपका ऐसा एक्यूप्रेशर ऐसा कुछ पॉइंट होता है जहाँ से जिसको दबाने से क्या होती है, बुद्धि तेज होती है, तो फिर क्या हुआ, उसका पूरा चीज़ें बदल गई। इस तरह से क्या हमने इसको एक्सप्लोर किया हमने। A new angle arises from different way of looking at the things, जब अलग अलग तरह से इसको देखते हैं, either from a theoretical aspect, theoretical perspective और a new way of measuring something। या तो हम इसको थ्योरी के एंगल से देखेंगे या नए तरह से हम इसको मेजर करेंगे। जैसे हमने बताया अभी आपको कि कान पकड़ के बच्चे को खड़ा करना, ये आपका एक थियोरेटिकल क्या था आपका कि उसको हम एक बता रहे कि बच्चे को सजा मिल रही है, लेकिन नए वे क्या हुआ कि वो एक्चुअली एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाया जा रहा है, जिससे उनका बुद्धि आपका तेज होती है। इस तरह से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूजेस अनस्ट्रक्चर्ड स्टडीज। अनस्ट्रक्चर किसे कहते हैं, जब आप शुरू करने जा रहे हो वो स्ट्रक्चर नहीं होता, अब आपको पता नहीं है कि क्या मिलने वाला है, उसे कहते हैं अनस्ट्रक्चर। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने जाओगे, तो जब जाओगे उसका पहले आपको पता होता है कि क्या क्या पूछना है। वहाँ जाके आप ऐसे मतलब अनऑफिशियल बातें नहीं करोगे, तो स्ट्रक्चर्ड हो गया कि वहाँ जाओगे कि सर ये है और अपने बातें रखोगे, या जो बात पूछनी है उसको पूछोगे। आपको कुछ पॉइंट्स होते हैं कि इसलिए हम जा रहे हैं प्रिंसिपल से मिलने के लिए, ये होते हैं स्ट्रक्चर जो पहले आप करके जाते हो पूरा। और स्ट्रक्चर क्या होती है, जैसे आप अपने दोस्त से मिले, फ्रेंड से मिले, आप क्या पहले से आप सोच के जाते हो कि उसके साथ क्या क्या बातें करने होंगे, नहीं, आप उसके साथ खाली मिलते हो, पता नहीं बात कहाँ से निकल के कितने दूर चली जाती है। एक घंटे तक उससे अपने दोस्त से बात ही कर रहे हो और कहाँ किस टॉपिक पर बात चली गई हमें पता ही नहीं है। इसे कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड कहते हैं। जो फैमिली के बातें होते हैं, या जो आपका जो दोस्तों में जो बातें होते हैं, या अपनों के बीच जो बातें होते हैं, जैसे मान लो कि अपने माता पिता को या किसी घर वाले को हमने फ़ोन किया और उनका कुशल मंगल जाना, हाल चल जाना, और करते करते किसी टॉपिक पे बात होता है कि हमें पता नहीं था कि हम इस टॉपिक पे बात करना, हम बस हम खाली बात कर रहे थे, और करते करते हो सकता है कोई 2 घंटा निकल जाए, इतनी सारी बातें हो गई। ये होती है आपका अनस्ट्रक्चर्ड। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल के पास जाओगे, स्कूल में जाओगे, या किसी ऑफिसर के पास जाओगे, या किसी जगह पे अगर अपना कोई बात रखते जाओगे, तो वहाँ पे पता होता है कि आपको कितनी बात बतानी है, कितने आपको कम्युनिकेशन करनी है, उससे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड।
एक्सप्लोरेटरी क्या होती है, हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड होती है, क्योंकि ज़्यादातर आपका अनस्ट्रक्चर ही होती है, क्योंकि हमको एक्सप्लोर करने होते हैं। अगर हमें पहले से पता होता कि क्या क्या होना है तब तो इसमें हम ये आपका एक्सप्लोर हमें पहले से किया होता, हम पहले से किया नहीं है, ज़्यादा कुछ काम हुई नहीं है, तो क्या होता है अनस्ट्रक्चर। जैसे कोविड के बारे में जब जानने का बारी आई कि कोविड में क्या हुआ, नहीं हुआ, या क्या होना चाहिए, कैसे होता है, ये हम उसमें हम बहुत सारे ऑप्शन पे हम काम करते हैं कि गले में कब्ज जमने से ज़्यादा होती है, या जो लोग पहले से ऑलरेडी बीमार है और दूसरे किसी बीमारी से उनको ज़्यादा होती है, या जिनको कफ प्रवृत्ति के होते हैं उनको ज़्यादा होती है, या हम इस ऐसे सब आपका अनस्ट्रक्चर्ड होता है। इसको कहते हैं, हम इसको एक्सप्लोर करते नहीं है चीज़ों को, जो नॉलेज को हम विस्तार से हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो कोरिलेशन और आपका एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ये हाउ आपका जो है, हमें बात करते हैं कि हाउ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिफर फ्रॉम द कोरिलेशन, एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस। तो कोरिलेशन के बारे में हम बात कर चुके थे, ऐसे शोध जब एक दूसरे के साथ आपको कनेक्ट करता है। जैसे क्या ज़्यादा सिगरेट पीने से कैंसर होने का चांस ज़्यादा होती है, या जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको क्या कैंसर या इस तरह की बीमारी, टीबी, कैंसर का चांस ज़्यादा होती है। अगर ऐसा है कि आपका ये टीबी कैंसर के साथ आपका स्मोकिंग का या अल्कोहल का कोई संबंध अगर निकलती है, ज़्यादा ऐसा सेवन करने से ज़्यादा आपका बीमार होने का चांस होते हैं, तो बोलेंगे ये पॉजिटिव कोरिलेशन। और क्या भ्रामरी प्राणायाम या आपका ये अनुलोम विलोम करने से तनाव कम होती है, तो अगर आपका ये मिलती है कि अनुलोम विलोम या भ्रामरी प्राणायाम जितने ज़्यादा करोगे उतनी कम तनाव कब कम हो जाएगा, इसे कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये आपको होती है, इसे हम कहते हैं कोरिलेशन या सहसंबंध एक दूसरे के साथ होता है। फिर आपका आता है एक्सपेरिमेंटल। इसमें क्या होती है कि इसका हम प्रयोग करते हैं, किसी चीज़ को करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक्सप्लोरेटरी हमारा क्लियर हो गया। अब हम क्या बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये हम इसका ऐसा कर सकते हैं इसको कि जब हम किसी चीज़ का जब प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दवाई है, मेडिसिन है, उसको अगर हम इसका कितना इफेक्ट है जानना चाहें हम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सर प्रयोग करते हैं उसके ऊपर। एक होती है आपका थियोरेटिकल सैद्धांतिक, एक होती है आपका एक्सपेरिमेंटल जो प्रायोगिक होती है। तो प्रायोगिक में क्या होती है, प्रायोगिक अनुसंधान को आपका कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कारण एवं संबंध, इन दोनों को स्थापित करने के लिए हम डिजाइन करते हैं। जहाँ पे भी कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, मतलब कारण और उसका संबंध देखते हैं जो स्थापित होती है, तो ऐसे यहाँ पे दो या दो से अधिक जो वेरिएबल होता है, जो चर होती है, उनके बीच में जो संबंध जब हम स्थापित करते हैं, तो उनके बीच में संबंध, या कह सकते हैं कि उनके बीच के मध्य में जो संबंध होती है, उससे संबंधित प्रश्न से आरंभ होता है। और इसका अंतर्गत क्या होती है, आपका शोधकर्ता आपेक्षिक संबंध की प्रकृति जानने के लिए एक या एक से अधिक क्या करता है, वो आपका हाइपोथेसिस को डेवलप करता है, यानी कि एक परिकल्पना को आपका क्या करता है, डेवलप करता है। इसके लिए कैम्पबेल और स्टैनली इन्होंने बताए थे, कैम्पबेल और स्टैनली इन्होंने बताया था कि प्रायोगिक अनुसंधान के उस भाग को संदर्भित करता है जिसमें चरों में आपका चेंजेस कर सकते हो, मतलब वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल में क्या कर सकते हो आप, चेंजेस कर सकते हो, यानी कि चरों में आप हेर फेर किया जाता है, या ऐसे कर सकते हैं कि अन्य चर पर उसके प्रभाव को हम देख सकते हैं। जैसे इसमें क्या होती है, एक आपको होती है स्वतंत्र चर में हम एक सामान्य रूप से अगर देखें तो एक आपका एक्सपेरिमेंटल जो होती है, जो प्रायोगिक होती है, इसमें कई तरह के आपका विशेषता होती है। चर मतलब क्या होती है, जिसके वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आज आपने किसी को जैसे मान लो कि कुछ आप लोगों के साथ आप टेस्ट कर रहे हो कि क्या अनुलोम विलोम करने से किसी का तनाव कम हो सकती है,
तो जिसके वैल्यू का आप चेंज कर सकते हो, जो वेरिएबल होती है उसको कहते हैं चर कहते हैं, और इसको वेरिएबल कहते हैं इंग्लिश में। और जिसको नहीं कर सकते हो वो आपका होती है अचर होती है। तो एक स्वतंत्र चर में, स्वतंत्र चर मतलब क्या होगा कि दो चरों में, दो वेरिएबल में एक को आप चेंज कर लो, एक को चेंज करने पे दूसरा अगर उस पर डिपेंडेंट होती है तो जो जिसको आप आराम से चेंज कर सकते हो उसे कहते हैं स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उसके साथ जो आपका चेंजेस होती है, जो आपका उस पर जो डिपेंड होती है उसे कहते हैं परतंत्र चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मान लो कि आप कितना प्राणायाम करो ना करो, ये आपका क्या है, ये आपका अपनी इच्छा पे है, तो ये क्या होगा आपका इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। लेकिन प्राणायाम के ज़्यादा करने से आपका जो तनाव का लेवल जो कम हो रही है ये आपका डिपेंडेंट है, वो प्राणायाम पे डिपेंड है। कितना ज़्यादा प्राणायाम करोगे उस पर डिपेंड है कि आपका कितना आपका क्या कहते हैं, तनाव आपका कितना कम होगा। तो तनाव को कम करना हमारे उसमें नहीं है, आपका इंडिपेंडेंट नहीं है। तनाव डिपेंड है कितना प्राणायाम का, कितना भ्रामरी करते हो। तो भ्रामरी क्या हुआ, आप कम कर दो, ज़्यादा कर दो, अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो ना। तो जिसका आप कम या ज़्यादा कर सकते हो उसे कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर। और उसके साथ तनाव भी क्या कम ज़्यादा हो रही है तो वो भी क्या वेरिएबल हो गया, जो जिसका वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन तनाव जो है वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो तनाव को कम होना या ना होना वो डिपेंड करता है किस पे, प्राणायाम पे डिपेंड करता है। मतलब आपका भ्रामरी प्राणायाम या आपका अनुलोम विलोम पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एक स्वतंत्र चर में हम क्या कर सकते हैं, हम हेर फेर कर सकते हैं, यानी कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। और स्वतंत्र चर के अतिरिक्त जो अन्य सभी जो चर होते हैं उसको हम स्थिर रखते हैं। और स्वतंत्र चर के हेर फेर का आश्रित चर पर या उसके ऊपर जो डिपेंडेंट जो वेरिएबल होती है किस तरह से चेंज होती है उसको देखते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम देखते हैं कि अगर हम 10 मिनट प्राणायाम कराते हैं तो तनाव का लेवल कितना कम होती है, या बीपी का लेवल में क्या अंतर पड़ती है। और अगर हम 20 मिनट तक प्राणायाम कराते हैं तब बीपी का लेवल पे क्या अंतर पड़ती है। तो ये हम इसको जो हम तनाव के लेवल पे, बीपी के लेवल पे या अनिद्रा के केस में कितने सुधार होती है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम प्रभाव को हम चेक करते हैं। तो वह चर जिसके परिवर्तन से या जिसके परिवर्तन के प्रभाव को देखे जाते हैं वो आश्रित चर कहलाते हैं। जैसे अगर किसी को अनिद्रा है और बताते हम बोलते कि अनुलोम विलोम कीजिए, अनिद्रा ठीक हो जाएगा। तो अनुलोम विलोम करने पर कितनी मात्रा में आपका अनिद्रा ठीक हुई, इसे कहते हैं अनिद्रा क्या हुआ, आपका आश्रित चर हो गया। आश्रित चर का नाम इसलिए है ऐसा है क्योंकि इसका मूल्य जो है वो जो वैल्यू जो है वो स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है। और इसलिए वो जैसे मान लो अगर कोई खाली 2 मिनट अगर कोई अनुलोम विलोम करेगा तो उसको जितना नींद में जितना फ़ायदा होगा, अगर कोई 20 मिनट या 15 मिनट करता है उसको अलग फ़ायदा होगा। इस तरह से क्या होगा वो उस पर डिपेंड करता है। इस तरह से आप और भी बहुत से एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे कि पढ़ने में क्या आपका जो है उपलब्धि पर क्या होती है, विभिन्न शिक्षण विधियों के प्रभाव की जाँच करने के लिए मान लो कि अगर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने इस्टेब्लिश किया। अगर देखते हैं कि शिक्षण विधियों के प्रभाव की एक होती है आपका स्टूडेंट ओरिएंटेड मेथड, एक होती है आपका टीचर ओरिएंटेड मेथड। टीचर ओरिएंटेड मेथड में क्या होती है कि खाली टीचर बोलते हैं और स्टूडेंट उसको नोट करते हैं। और स्टूडेंट ओरिएंटेड में क्या होती है कि स्टूडेंट को इन्वॉल्व की जाती है, उसका डिस्कशन की जाती है, उससे हम बात करते हैं कि अच्छा बताओ ये ऐसा है, आप बताओ करके बोलो कैसे किया आपने, क्या किया आपने, कैसे मिला आपको। तो इसको कहते हैं हम लोग स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना कहते हैं। तो ये हम अगर ये देखना चाहे कि किस जगह पे क्या क्या प्रभाव पड़ती है तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम कम ज़्यादा करके हम देख सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना अंतर पड़ा। अब जैसे आप जानते हो कि स्टूडेंट ओरिएंटेड मेथड कहाँ पे काम करती है। स्टूडेंट ओरिएंटेड मेथड अच्छी होती है लेकिन बहुत बल्क मात्रा में जहाँ पे स्टूडेंट होती है, जैसे मान लो किसी यूनिवर्सिटी में अगर मान लो तो 150, 200, 250 बच्चे हैं
तो सबको इन्वॉल्व करना मुश्किल होता है। उस समय क्या होती है, टीचर ओरिएंटेड मेथड ज़्यादा अच्छा काम करता है। टीचर ओरिएंटेड मेथड में क्या होती है कि टीचर को अगर खाली रीडिंग करके चले जाएंगे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता, अच्छा नहीं लगता वो ज़्यादा। लेकिन टीचर अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे अलग अपने लैंग्वेज में, उसको अलग अलग एग्जाम्पल दे करके, तो फिर वो बहुत फ्रूटफुल बन जाती है। इसका फ़ायदा क्या होती है टीचर ओरिएंटेड मेथड में कि थोड़े टाइम में, कम टाइम में आप ज़्यादा लोगों तक ज्ञान नॉलेज को आप दे सकते हो। क्योंकि जो स्टूडेंट ओरिएंटेड मेथड जो होती है वो टाइम टेकिंग होती है। हम बच्चों से भी करवाएंगे, उनको भी इन्वॉल्व करेंगे, तो क्या होती है वो ज़्यादा आपका टाइम टेकिंग होती है। और एक होती है आपका टीचर ओरिएंटेड मेथड। इसमें क्या होती है कि टीचर ने समझा दिया, बता दिया, चले गए, और सबसे फीडबैक नहीं ले पाए कि हर बच्चे से पूछेंगे कि कैसे हुआ, वो नहीं हो पाए। तो जहाँ पे कम टाइम में काम करनी होती है ज़्यादा बच्चों पर, वहाँ पे क्या होती है आपका टीचर ओरिएंटेड मेथड को ज़्यादा हम वर्क करते हैं। ये जो हम करते हैं इसको अगर हम देखना है हमको, तो ये हम इसको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम इसको कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। ऐसे आपको अब हम जब एक्सपेरिमेंटल आप जब करते हो, रिसर्च करते हो, इसके ऊपर जब आप करोगे तो कई चीज़ें आपको इसमें इन्वॉल्व करने होते हैं। एक के बाद एक जो आपका जो स्टेप्स मैं बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और इसको हम कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आपका इट इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कैजुअल स्टडीज़ इसको हम कहते हैं। तो ये क्या होता है आपका, जब इसको हम पूरा करते हैं, इट इज़ कॉज एंड इफेक्ट फाइंडिंग रिसर्च, कारण पता करता है क्यों ऐसा हो रहा है। सीक्स टू अनकवर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण और उसका इफेक्ट क्या है, उसका संबंध को निकालता है। सेकेंड पार्ट क्या है, आप ये ऐसा कह सकते हो कि प्रायोगिक अनुसंधान जो होती है ये मुख्य रूप से क्या करते हैं। पहला आपका है, मुख्य शर्त ऐसा होती है जो हेर फेर यानी जो मैनिपुलेशन, कि आपने किसी को ज़्यादा बोला, आपने बोला किसी को प्राणायाम ज़्यादा करा दिया, किसी को कम करा दिया। कभी आपने ये देखा कि क्या 10 मिनट प्राणायाम करके कितना असर पड़ता है, या फिर उसमें उसका आपने 15 मिनट कर दिया, फिर आपने 20 मिनट्स कर दिया, ये आप इसको हेर फेर करते हो, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन करना। तो इसमें मैनिपुलेशन यानी कि हेर फेर को प्रायोगिक डिज़ाइन की पहले विशेषता के रूप में हम डिफाइन करते हैं, जिसमें अपनी इच्छा से जो है अपने हिसाब से उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये जो हेर फेर की जो स्थिति होती है, इसको खाली आप जो स्वतंत्र चर होती है उस पर हम काम कर, जो आपका इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होती है उस पर काम कर सकते हो। जैसे उपचार या हस्तक्षेप करना, जैसे किसी को ट्रीटमेंट करना या इंटरवेंशन करना, ये सब भी हम कर सकते हैं उसको। तो एक आपका जो इंडिपेंडेंट जो आपका वेरिएबल होता है, उसमें उसके आपका जो मैनिपुलेशन में जो रिसर्चर होते हैं उनका एक मतलब उसका सक्रिय हस्तक्षेप होना चाहिए, सक्रिय हस्तक्षेप का आपका इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। फिर सेकंड क्या है आपका, एन एक्शन और ऑकरेंस कैन कॉज अदर एक्शन। एक एक्शन जो होती है, एन एक्शन और ऑकरेंस कैन कॉज अदर एक्शन। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर। स्मोकिंग क्या होती है, लंग कैंसर बनती है। इट ब्रिंग्स अप अ डेफिनेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या करता है वो, डेफिनेट कॉज एंड इफेक्ट को निकालता है, रिलेशनशिप को पाता है। इट आपका आइडेंटिफाइज द वेरिएबल दैट चेंजेस द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या करता है, आपको आइडेंटिफाई करता है किसका, वेरिएबल का, जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या करती है आपका चेंज करता है। अभी बताया आपको कि जैसे अभी अगर आपने किसी को अगर अनुलोम विलोम कराते हो, तो अनुलोम विलोम कराने पे उसका तनाव के लेवल में कितना असर पड़ता है, इसको आप अगर नापते हो, या उसका नींद अनिद्रा में कितना फ़ायदा होता है, इसको अगर नापते हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, स्मोकिंग कॉजेज वीक लंग नॉट वाइस वर्सा। स्मोकिंग जो करता है आपका लंग को वीक कर देता है, लेकिन अगर किसी का लंग अगर वीक है
इसका मतलब ये नहीं कि वो स्मोकिंग करेगा ही करेगा या किया ही हुआ है, ऐसा भी नहीं है। और भी कारण से हो सकता है, लेकिन किसी का अगर स्मोक करता है तो लंग उसका वीक आपको मतलब होने का रीज़न बन सकता है, लेकिन किसी का लंग अगर वीक है तो ये ज़रूरी नहीं है खाली स्मोकिंग से ही हुई है। फिर आपका आता है इफ़ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम्सेस, जब हम किसी प्रॉब्लम्सेस का कारण को हम जान पाते हैं, देन वी मे बी ऑन द वे टू फाइंड ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्सेस। जैसे ही हम कारण को जानते हैं, जान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके सोल्यूशन के बहुत करीब होते हैं। एज इज द केस ऑफ मेडिकल साइंस, जैसे कि आपका चिकित्सा विज्ञान में होती है। रिफ्लेक्सिबिलिटी रेफर्स टू सर्कुलर रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट्स। रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप इज आपका बाई डायरेक्शनल विथ बोथ द cause and effect affecting one another in a relationship in which neither can be assigned as a cause of effects. For example, उदाहरण के लिए, for example, poverty is the main cause of the unemployment. आपका poverty जो है मेन कॉज होती है आपका अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो अगर होती है, अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेन कॉज ऑफ द पोवर्टी। तो पोवर्टी जो है ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट का भी मेन कॉज है, और आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपका पोवर्टी का भी मेन कॉज होती है। इस तरह से हमने क्या देखा, हमने कि जैसे मान लो कि हमने बात किया कि एग्जाम्पल के एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं कि पढ़ने की उपलब्धि पर अगर हम अलग अलग अगर हम शिक्षण विधियों का प्रभाव के बारे में अगर जांचने की कोशिश करेंगे तो ये हमें मिलती है हमको। फिर आपका आती है, एक आपका होती है नियंत्रण। इसमें एक तो आपका हो गया हेर फेर, मतलब मैनिपुलेशन, मतलब जब डेटा को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसे अगर आपने किसी को अगर अपने प्राणायाम कराते हो तो प्राणायाम को कम या ज़्यादा करना आपके अपने हाथ में है, या क्या ज़्यादा घंटा पढ़ने पर, ज़्यादा समय तक पढ़ने पर क्या ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, नॉलेज ज़्यादा बनती है। तो आपने पहले एक घंटा आपने एक समय में एक साथ आपने पढ़ना शुरू किया, फिर आपने 1.5 घंटा पढ़ना शुरू किया एक साथ, फिर आपने 2 घंटा पढ़ना शुरू किया, तो आपने देखा कि क्या क्या असर पड़ता है। तो जब आपने इसका अध्ययन किया, समझा इसको, तो क्या पाया आपने कि एक लेवल तक ऐसा होता है कि हाँ वहाँ तक आपको ज़्यादा अच्छा नॉलेज होती है, लेकिन अगर आपने 10-12 घंटा लगातार पढ़ते रहो तो क्या होती है, आपको बीच में ब्रेक चाहिए होता है। तो ये आपका ब्रेक अगर नहीं दोगे तो नॉलेज क्या होता है, उतने ज़्यादा अच्छे गेन नहीं हो पाता है। तो आपने क्या किया, टाइम को अपने हिसाब से आपने कम ज़्यादा किया। जो आपने कम ज़्यादा किया, ये आपने मैनिपुलेशन किया आपने, इसी को कहते हैं हेर फेर करना। फिर आते हैं कंट्रोल। फिर ये आपका जो फिर से जो वेरिएबल होती है उन चरों का क्या करते हैं, हम नियंत्रण करते हैं। इसमें जो स्वतंत्र होती है इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको IV से शो करते हैं। IV मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो स्वतंत्र होते हैं, इसको नाम होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी IV बोलते हैं इसको। और इसके बाद स्वतंत्र चर को IV बोलते हैं, और जो डिपेंडेंट होती है उसको DV बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, DV कहते हैं। इसको आश्रित चर कहते हैं। ये आश्रित चर जो है, इसके अतिरिक्त अन्य चर अध्ययन के लिए क्या होती है, इसको बाह्य चर कहते हैं, जो बाहर की चीज़ें, एक्सटर्नल, या कह सकते हैं कि एक्सटर्नियस वेरिएबल कहते हैं इसको। कैसे होती है, जैसे मान लो कि आपने प्रतिभागियों से आपने ये बताया कि अनुलोम विलोम पर आपका किसी का तनाव का लेवल क्या असर पड़ता है। आपने उनको चेक करने की, आप इसको लगातार आप इसको ऑब्जर्व करते हो, लेकिन अगर मान लो कि उसका बाहर से अचानक कुछ खबर आ जाता है, उसको बहुत खुशियाँ मिल जाती है कि मान लो किसी को लॉटरी लग गया और उस बहुत खुश हो गया, तो क्या वो बाहर के जो फैक्टर्स है, जो बहुत खुशी होना या दुख होना, क्या ये आपको किसी वजह से बहुत कोई दुखी हो गया और हताश हो गया, निराश हो गया, तो उस समय जो आपका अनुलोम विलोम का या भ्रामरी प्राणायाम का जो असर जो दिख रहा था, अब अगर उसमें अगर चेंजेस दिखता है तो ये चेंजेस क्या उसके बाहर के ये सुखी या खुश या दुख होने के कारण मिली, या
जो आप जो इसको जो अनुलोम विलोम जो प्राणायाम करा रहे थे उसके कारण में उसमें कुछ बदलाव, डेटा कुछ अलग आया। ये पता करना मुश्किल होता है क्योंकि ये क्या बाहरी फैक्टर है, जैसे खुश हो जाना, दुखी हो जाना या कुछ और कारण कुछ बातें हो जाना। कि जैसे मान लो कि जैसे अगर आप भौतिक विज्ञान का कुछ अगर प्रयोग करते हो फिजिक्स के लिए, और अचानक अगर आपका फिजिकल कंडीशन चेंज होता है, जैसे मान लो टेम्परेचर या आपका ह्यूमिडिटी या कुछ और चीज़ें अगर चेंज होती है, तो उस समय क्या होती है, इसे कहते हैं एक्सटर्नियस वेरिएबल कहते हैं इसको। जैसे अगर आपने अनुलोम विलोम के ऊपर अगर देखते हो कि अनुलोम विलोम से आपका मनुष्य के बुद्धि में और बाकी चीज़ में कैसे अंतर आता है। अब अनुलोम विलोम करा रहे हो लेकिन अचानक क्या पता चलता है कि वहाँ पे कहीं धूल भरी आंधी आ गया या धूल उड़ने लग गया, तो उस समय भी अगर आप अनुलोम विलोम कराओगे तो क्या हो जाएगा, वो अनुलोम विलोम का असर तो दिखेगा नहीं, क्योंकि उसमें धूल चली जाएगी, डस्ट अंदर चली जाएगी। अगर तब भी कोई करता है तो जो फायदा की जगह घाटा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा आपका, इसे ये आपका जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा, उसको क्या करेगा, उसको वो असर डालेगा, क्योंकि ये आपका एक्सटर्नियस फैक्टर्स होते हैं, ये वेरिएबल कर सकते हैं इसको। उन्हें प्रतिभागियों में क्या होती है, यादृच्छिक किया जाना चाहिए, मतलब रैंडम, किसी को भी ले सकते हैं, इसको कहते हैं यादृच्छिक, मतलब रैंडम होती है, ताकि एक समूह क्या होती है, समान इक्वल हो सके या समान रह सके। ये प्रयास क्या होती है, बाह्य कारक द्वारा परिणाम को प्रभावित करने से रोकने की सहायता करती है। प्रायोगिक के लिए आप जो सेटिंग्स लेते हो, आप सैंपल लेते हो, सैंपल लेने का जो टेक्निक होती है उसको जो अप्लाई करते हो, और जो आप डायरेक्शन लेते हो, जो निर्देश होती है जब उसको लेते हो, ये सारा चीज़ें इसमें आपका असर करता है। फिर आपका होती है आपका यादृच्छिक या रैंडम, आपका इसे कहते हैं हिंदी में बोलेंगे इसको अभिहस्तांतक, यानी कि रैंडम आपका असाइनमेंट करना। जैसे कि आप रैंडम किसी को भी लेकर जब उसको किसी ग्रुप में अगर आप उसके ऊपर अगर वर्क करते हो, उस पर अगर आप काम करते हो, उसके ऊपर कुछ आपको डेटा को निकालते हो, तो ये समूह क्या होती है, आपका समानता को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक प्रतिभागी के पास क्या होती है, समूह में चुने जाने की समान संभावना होती है, क्योंकि आप रैंडम ले रहे हो, सबके पास क्या आपका चांसेस इक्वल होती है, और वे अन्य प्रतिभागियों के चयन में से क्या होती है, स्वतंत्र होता है। कि अगर कि एक को लिया तो ऐसा नहीं कि हम इसके बाद हमको नहीं ले सकते, तो ये हर एक का ये चांस क्या होती है, समान होती है। ये हम देखेंगे इसका, ये आपका पार्ट होती है। इसका हमने क्या देखा, हमने कि इसमें एक और आती है आपका रिफ्लेक्सिबिलिटी। मतलब क्या होती है इसमें, ये रिफ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, ये कारण और प्रभाव के बीच में एक आपका सर्कुलर संबंध को आपका क्या करती है, मतलब वृत्ताकार संबंध को क्या करता है, ये आपका संदर्भित करता है। एक रिफ्लेक्सिव आपका जो संबंध होती है वो बाई डायरेक्शनल, मतलब दो दिशीय होती है, मतलब दो दिशा में जाता है, इसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल होती है। जैसे कि यदि एक संबंध में दूसरे को प्रभावित करने के कारण जो है, अगर ये कारण और इसका जो कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और प्रभाव जो है, ये दोनों अगर चरों के साथ होता है, तो जिसमें न तो कारण या प्रभाव निरूपित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे गरीबी बेरोजगारी का मुख्य कारण है, और क्या बोला आपका, गरीबी बेरोजगारी का मुख्य कारण है, उसको उल्टा क्या होगा, बेरोजगारी गरीबी का मुख्य कारण है। तो हम किसको बोलेंगे, गरीबी बेरोजगारी का मुख्य कारण है, ये भी है, और बेरोजगारी है, कोई बेरोजगार है तो उसके पास क्या गरीबी आता है। तो ये दोनों जो है क्या करता है, एक दूसरे का आपका इससे वृत्तीय रूप में चलती है। मतलब ये सर्कुलर लेती है कि जैसे मान लो आपने एक आपका ले लिया आपने कि अगर इसमें गरीबी होता है, किसी को अगर गरीबी आएगी, तो गरीबी आने से क्या होती है, वो बेरोजगार हो जाता है, क्योंकि बेरोजगारी का संबंध होती है। और अगर बेरोजगार हो जाएगा तो अर्निंग नहीं होगा, तो भी क्या हो जाएगा, इसका आपका ये गरीबी आ जाएगा।
तो गरीबी और बेरोजगारी क्या हुआ, यहाँ पर वृत्तीय हो गया, साइक्लिक हो गया। इसे कहते हैं हम लोग रिफ्लैक्स, इसको कहते हैं रिफ्लैक्सिबिलिटी कहते हैं। जैसे रिफ्लैक्सिबिलिटी रेफर, जो अभी समझाया अभी आपको, रिफ्लैक्सिबिलिटी रेफर टू ए सर्कुलर रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। और रिफ्लैक्सिव रिलेशनशिप इज बाई डायरेक्शनल। जैसे कि गरीबी करने से क्या होती है, आपका बेरोजगारी आती है, और बेरोजगारी आने से क्या होती है, गरीबी आती है। तो ये क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल हो गया। with both the cause and effect affecting one another in a relationship in which neither can be assigned as a cause of or effect। ये नहीं कह सकते कि पहले गरीबी आई थी या पहले बेरोजगारी आई थी, लेकिन एक दूसरे का अफेक्ट करता है। तो यहाँ तक हमने इसको देखा हमने कि कैसे एक्सपेरिमेंटल को हम कैसे करते हैं। इसके ऊपर हम विस्तार से कल और फिर से करेंगे। इसके ऊपर इसके जो मेन जो आपका फैक्ट्स आपको बताएंगे, और फिर इसमें हम बात करेंगे एक्शन रिसर्च की। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।